हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुटलक अड्डा पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी पीसीएसजे 2018 के ये सॉल्व पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक सॉल्व कराए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 51 से मेरा सेकंड वीडियो है जिसमें कि मैं 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ये लॉ का पेपर है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुडिशरी के एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप 2003 से लेके अब तक जितने भी पीसीएसजे के प्री के एग्ज़ाम हुए हैं उनका लॉ और जीएस का पेपर आप ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां अभिकर्ता अपने प्रमुख की विद्यमानता का नाम तृतीय पक्षकार को बिना बताए उसके साथ संविदा करता है, ऐसी दशा में प्रमुख के विषय में जानकारी हो जाने पर तृतीय पक्षकार वाद ला सकता है। तो कहाँ वाद ला सकता है? तो ऑप्शन बी, केवल अभिकर्ता के विरुद्ध। ठीक है। आ बा का कर्जदार है, वह आ यानी कि बा को यह अधिकार प्रदान करता है कि बा उसका मकान बेचकर विक्रय आगमों से अपना ऋण संदाय कर ले किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में। तो क्या होगा? आ अभिकरण का प्रतिसंहरण कर सकता है, आ अभिकरण का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है। आ अभिकरण आ की मृत्यु पर प्रतिसंहरण नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। बी और सी आ अभिकरण का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता और अभिकरण आ की मृत्यु पर प्रतिसंहरण नहीं होता है। ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही उत्तर हैं। विक्रय के पश्चात वस्तु पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी क्या होता है? शून्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विक्रय के पश्चात वस्तु जो अगर कोई चीज़ बेच दी गई है उसके बाद विक्रेता अगर उस पर कब्जा रखता है और वो उस चीज़ की गिरवी रख देता है तो ये शून्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बा की गाड़ी आ भाड़े पर लेता है, गाड़ी असुरक्षित है। बा को गाड़ी में विद्यमान दोषों की त्रुटियों की जानकारी नहीं है, दोषों के कारण आ क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो बा क्षति के लिए दायी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कोई प्रतिभूति जो लेनदार ऋणदाता ने तात्विक परिस्थितियों के विषय में मौन धारण करके अभिप्राप्त की है वो ऑप्शन बी इसका सही है, अविधि मान्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। संविदाओं के विनियोग से संबंधित क्लेटन के वाद का नियम भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न में से किस धारा में अंगीभूत है? तो क्लेटन का नियम जो है वो सेक्शन 59 में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 65 का नियम उन करारों पर लागू होता है जो शून्य होते हैं। कहाँ शून्य होते हैं? भूल के कारण शून्य होते हैं, प्रतिफल की विफलता के कारण शून्य होते हैं, संविदा पालन की असंभवता के कारण शून्य होते हैं और उपरोक्त सभी के कारण शून्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी के कारण शून्य होते हैं। पहले फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल गुटलक अड्डा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों के लिए ढेरों वीडियोस लेकर रेगुलर बेसिस पे आती हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में आसानी हो और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। इसलिए मेरे चैनल गुटलक अड्डा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। अवयस की संविदा शून्य होती है, कारण आर अवयस के हित में किया गया बंधक उसके द्वारा परिवर्तनीय है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, यानी कि अवयस की संविदा शून्य होती है, ए भी सही है और आर भी सही है। अवयस के हित में किया गया बंधक उसके द्वारा परिवर्तनीय है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वाणिज्यिक प्रयोजनों में नहीं है? कौन सा वाणिज्यिक प्रयोजनों में नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना।
ऑप्शन ए, सामाजिक प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना। ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण उपायों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समायोजन करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। और ऑप्शन डी, संसार के राज्यों में लोकतांत्रिक प्रशासन एवं विधि के नियम को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन डी जो है वो अनुच्छेद 1 के प्रयोजनों में नहीं है। ठीक है। नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। जो सही उत्तर है 1, 3, 4, यानी कि 1, 3 और 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। कौन कौन से? ये 3 और 4 ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि न्यायाधिकरण में कितने न्यायाधीश नहीं होते? संयुक्त राष्ट्र यूगोस्लाविया युद्ध अपराध न्यायाधिकरण में भी 15 न्यायाधीश नहीं होते हैं। और उसके अलावा एक भी सुमेलित नहीं है, यानी कि मध्यस्थम का स्थायी न्यायालय जो है उसमें भी 7 न्यायाधीश नहीं होते हैं। इसका सही उत्तर ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। केवल यही ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ही गलत है। एक, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC का संविधान किस तारीख को लागू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2001। राष्ट्र के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 42 में बल शक्ति प्राप्त है। किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? तो किसी विधिक प्रश्न पर परामर्शकारी विचार पाने का अनुरोध कर सकता है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्र के निम्नांकित अंगों में से कौन सा अंग विधायीकृत करता है? तो महासभा जो है विधायीकृत करती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र में नया सदस्य प्रवेश पाता है, कैसे पाता है? तो सदस्यों के सहमत मतों के स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। कौन नया सदस्य कैसे प्रवेश पाता है? महासभा के द्वारा। ठीक है। और कब देती है महासभा? जब स्थायी सदस्यों के सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति हो जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की जाती है, कैसे की जाती है? महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर। ऑप्शन लिटिल असेंबली सृजित की गई है, तो ऑप्शन बी महासभा द्वारा सृजित की गई है लिटिल असेंबली। निम्नलिखित देशों में से सार्क का कौन सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए सिंगापुर सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के स्थान पर ट्राउका की स्थापना का प्रस्ताव किया था? तो ऑप्शन ए USSR ने ट्राउका का प्रस्ताव किया था। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को युद्धबंदी की हैसियत प्रदान की गई है? तो ऑप्शन बी जिनेवा अभिसमय नंबर 3 1949 के द्वारा सद्दाम हुसैन को युद्धबंदी की हैसियत प्रदान की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसके विश्व व्यापार केंद्र पर 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी आक्रमण के कुछ ही सप्ताह की अवधि में जिस आतंक विरोधी कानून का निर्माण किया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है US प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 11 देश ने दिसंबर 2003 में ये घोषणा की थी कि वह व्यापक विनाश करके अपने सभी अस्त्र WMD नष्ट कर देगा तथा उन्हें विकास करने के सभी कार्यक्रम त्याग देगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लीबिया ने ये घोषणा की थी। नोबेल पुरस्कार के 102 वर्षों के इतिहास में पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, शीरीन एबादी ने। नेक्स्ट, सद्दाम हुसैन के सत्ता से हटाए जाने के बाद इराक में किसके
संयुक्त राज्य अमेरिका का सिविलियन प्रशासक नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन डी, पॉल एल ब्रेमर को इसका सिविलियन प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है, किस चीज़ की जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन कर सकता है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है वो संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल कर सकते हैं। कौन कौन? कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कोई मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी का कोई दंडाधिकारी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा एतदर्थ अभिकृत किया गया है, और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही जो हैं वो संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित संयोजन में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो अग्रिम जमानत, धारा 437 ये सुमेलित नहीं है। इसमें जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनके अनुसार 1, 3 और 4 सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि संयोजन में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो अग्रिम जमानत, 437 दंड प्रक्रिया संहिता ये सुमेलित नहीं है। अपील की संक्षिप्त खारिजगी, धारा 384 ये सुमेलित है। और दोष मुक्ति की दशा में अपील, धारा 376 ये सुमेलित नहीं है। और ऑप्शन 4 जो है उच्च न्यायालय की को संदर्भ, धारा 397 दंड प्रक्रिया संहिता ये भी सुमेलित नहीं है। यानी कि प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो धारा 260 से 265 में जो है वो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। समरी ट्रायल का प्रावधान 260 से 265 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 450 जो है वो अपील से संबंधित नहीं है। बाकी दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 366 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है, तब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। ये इसका गलत ऑप्शन है। इसका मतलब है कि बाकी के तीनों सही हैं। गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सर्व साधनों को उपयोग में ला सकता है, हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है, और हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। गलत उत्तर बताइए। किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल होगा। ठीक है, 6 माह यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, 1 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, 5 वर्ष यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है। ऑप्शन डी जो है वो इसका गलत उत्तर है, या और बाकी के तीनों जो हैं वो सही हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी लोगों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों? किस वाद में अभी निर्धारित किया है? ये उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम। ठीक है, धारा 125 जो है वो सभी धर्मों पर लागू होती है। 7 निम्नलिखित में से कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है? तो भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत क्षमनीय है अपराध, धारा 334 के अंतर्गत भी क्षमनीय है, धारा 448 के अंतर्गत भी क्षमनीय है, जबकि धारा 307 हत्या के प्रयत्न का जो अपराध है वो क्षमनीय नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची डी से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दी गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। दोष सिद्धि पर परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति, तो इसका जो है वो ये 106 में है। इसका जो सही क्रम है वो है
4 3 1 2, यानी कि 2 स्थिति पर परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति धारा 106 में है। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति जो है वो धारा 109 में है सीआरपीसी की। अभ्यासता अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति धारा 110 सीआरपीसी, और अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति धारा 160 दंड प्रक्रिया संहिता। तो प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को उस अपराध के बारे में उसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है। दोबारा से पढ़ते हैं इसे। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को उस अपराध के बारे में जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सहमति से वापस ले सकता है। तो इसका सही उत्तर है धारा 321, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है? तो धारा ए, ऑप्शन ए धारा 39 जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? तो माध्यस्थ जो है वो न्यायालय शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग माध्यस्थ जो है वो न्यायालय शब्द में नहीं आता है, बाकी के तीनों न्यायालय में आते हैं। सभी न्यायाधीश, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत सभी व्यक्ति और सभी मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, सावलदास बनाम बिहार राज्य का वह संबंधित है? तो ये ऑप्शन बी रेस्जेस्टे के नियम से संबंधित है, सावलदास बनाम बिहार राज्य का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ये उपबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो ये धारा 167 है जो अनुचित ग्रहण के बारे में बात करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त की संस्वीकृति सह अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में किसी सह अभियुक्त की संस्वीकृति जो है वो प्रयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय को न्यायिक अवेक्षा करनी होगी। किसकी करनी होगी? भारत में प्रयुक्त सभी विधियों की। ठीक है, न्यायालय को भारत में प्रयुक्त सभी विधियों की न्यायिक अवेक्षा करनी होगी। किन किन चीज़ों की न्यायिक अवेक्षा की जाती है? ये सेक्शन 57 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है? तो ऑप्शन सी मृत्युकालिक कथन से। पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 97, अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है और अन्य सूचना देता है। आ को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है। यह संस्वीकृति ऑप्शन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स मेरी, और अब इसके बाद मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगी जिसमें कि 101 से लेके 150 तक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। और इसके अलावा मैं PCSJ से रिलेटेड, HJS, APO और हर स्टेट के लॉ के एग्ज़ाम से रिलेटेड अच्छी वीडियोस लाती हूँ। इसके साथ ही GS GK की वीडियोस भी मैं रेगुलर बेसिस पर लाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियोस वॉच कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98, मुख्य साक्षियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो एक, मुख्य साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष लिखकर किया गया साक्ष्य दस्तावेजी साक्ष्य समझा जाएगा, ये गलत ऑप्शन है। बाकी के 3 सही हैं। क्या सही है? एक, मुख्य साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर दे सकता है। एक, मुख्य साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में संकेतों द्वारा दे सकता है। और मुख्य साक्षी किसी ऐसे प्रकार से साक्ष्य दे सकता है जिससे वह अपने को बोधगम्य बना सके, अपने साक्ष्य को बोधगम्य बना सके। आ द्वारा बा की हत्या के एक विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है वो सुसंगत नहीं है। बाकी ए, बी और डी सुसंगत है। तो क्या सुसंगत है? बा की हत्या के तुरंत बाद आ फरार हो गया, हत्या से पूर्व आ और बा को एक साथ देखा गया, ये दोनों ही सुसंगत है। आ ने बा से 50,000 रुपए उधार लिए थे, ये तथ्य सुसंगत नहीं है। और आ उस दिन बंबई में था जबकि बा की हत्या चेन्नई में हुई, ये तथ्य भी सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे के 50 सवाल मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है कहा जाता है? तो ऐसा प्रश्न ऑप्शन डी सूचक प्रश्न कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।